नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत राजस्थान की छतरियाँ, और उसमें आप कुछ छतरियों के बारे में अध्ययन कर चुके हो। दोस्तों, आज हम और राजस्थान की कुछ प्रमुख छतरियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा, राजस्थान की जो प्रमुख छतरियाँ हैं उसमें हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों, यदि किसी घोड़े का नाम लेकर, या फिर यूं कहा जाए कि जानवर भी अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, और उन जानवरों को जानवर कहना भी उपयुक्त नहीं रहेगा जिन्होंने व्यक्तियों से ज़्यादा अपने मालिक के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति जिन्होंने उदारता दिखाई है। उसी का एक एग्जाम्पल है दोस्तों, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। आज हम उन्हीं के स्मारक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, राजस्थान की जो प्रमुख छतरियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिएगा, जो राजस्थान की छतरियां हैं उसमें एक छतरी आती है दोस्तों, और उस छतरी का नाम, या हम यूं कह सकते हैं, चेतक का स्मारक। देखिएगा, राजस्थान का एक घोड़ा फेमस रहा था और उसका नाम बताओ क्या था? चेतक था। चेतक का स्मारक। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चेतक का स्मारक राजस्थान में कहाँ स्थित है। देखिएगा, यदि यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा गया तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि चेतक का स्मारक राजस्थान में कहाँ या किस जगह पर स्थित है। तो देखिएगा, चेतक का स्मारक है दोस्तों बलीचा गांव, राजसमंद में। बताओ, चेतक का स्मारक कहां पर है? बलीचा गांव। और बताओ, बलीचा गांव कहां स्थित है? राजसमंद में। देखिएगा, आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हो कि जो चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसमें दोस्तों ताकत थी, उसमें बल था, क्योंकि वो महाराणा प्रताप का वजन, उनके भाले का वजन, उनकी तलवार का वजन, उनके कवच, उनके कपड़े, इस प्रकार का इतना वजन ढोता था। इसका मतलब चेतक में क्या था? बल था। और इतना वजन उठाने के बावजूद भी वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद एक 20 फुट का नाला कूद जाता है। इसका मतलब उसमें क्या था? बल था। उसमें बल था, वफादार घोड़ा था अपने मालिक के प्रति, इसीलिए वो आज अपने दिलों में क्या करता है? राज करता है। तो दोस्तों, राज से आपको याद रखना राजसमंद। देखिएगा, चेतक का स्मारक कहां पर है? राजसमंद में। और बल से आपको याद क्या रखना है? बलीचा गांव। अर्थात चेतक में बताओ क्या था? बल था। अब देखिएगा, चेतक का स्मारक बलीचा गांव में किस प्रकार आया। देखिएगा, राजपूताने में, अगर हम यूं कहें कि राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासत का नाम बताओ, तो दोस्तों राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी मेवाड़। और मेवाड़ रियासत की गद्दी पर बैठे महाराणा प्रताप, जिनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में हुआ। पहली राजधानी गोगुंदा थी और उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया। इसके बाद में देखिएगा, उधर अपने पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन करने में लगा हुआ था मुगल बादशाह अकबर, और अकबर ने उस समय राजधानी का बना रखी थी आगरा में। और आगरा का है बताओ? यूपी में है। और हम सभी जानते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप का जो संघर्ष है वो इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। देखिएगा, और जब अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के द्वारा महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अकबर ने 4 लोगों को भेजा था महाराणा प्रताप के प्रति। देखिएगा, और अकबर ने हमेशा महाराणा प्रताप को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन हमेशा महाराणा प्रताप ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अकबर को राजस्थान के कितने राजाओं ने फेसबुक पर ब्लॉक कर रखा था? तो 3 राजा थे। एक मारवाड़ का रावचंद्र सेन था, एक सिरोही का सुल्तान देवड़ा था, और एक मेवाड़ का महाराणा प्रताप था। हालांकि सुल्तान देवड़ा ने तो आगे जाकर अकबर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप हमेशा उसे डिलीट करता है और ब्लॉक कर देता है। ध्यान रखिएगा। तो अकबर ने 4 बार शिष्टमंडल के रूप में लोगों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अब देखिएगा दोस्तों, अब जब मना कर रहा था तो महाराणा प्रताप को पता था, यदि मैं मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता हूं तो युद्ध होना निश्चित है। और देखिएगा, मिर्जा राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी, अजमेर होते हुए, मांडलगढ़ होते हुए, हल्दी घाटी के मैदान में। और इधर मेवाड़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महाराणा प्रताप कर रहे थे। और महाराणा प्रताप
और मिर्जा राजा मान सिंह के नेतृत्व में आई मुगल सेना के मध्य हम सब जानते हैं एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था हल्दी घाटी के मैदान में, और उसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 के दिन, 18 जून 1576 के दिन, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये 21 जून 1576 के दिन लड़ा गया था। अब देखिएगा दोस्तों, उस समय सेना जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो ध्यान रखिएगा आप 2 टुकड़ियों में विभाजित थी। देखिएगा, एक टुकड़ी इस प्रकार की और एक टुकड़ी इस प्रकार की, और इस तरफ सेना का मुंह था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सेना का अग्र भाग होता है, सेना का जो अग्र भाग होता है उसे हरावल कहा जाता है। सेना का जो मध्य भाग होता है उसे ढोलान कहा जाता है। बताओ, सेना का अग्र भाग क्या कहलाएगा? हरावल। बताओ, मध्य भाग क्या कहलाएगा? ढोलान है। और देखिएगा, जो सबसे पीछे वाला भाग होता है उसको कहते हैं चंदावल। ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, जब सेना 2 टुकड़ियों में विभाजित होती थी तो अग्र भाग हरावल कहलाता था, मध्य भाग ढोलान कहलाता था, और पीछे वाला भाग चंदावल कहलाता था। हरावल का नेतृत्व हकीम का सूर कर रहे थे, ढोलान में महाराणा प्रताप थे, और चंदावल में महाराणा प्रताप का भील सेनापति भीलू राणा पूंजा था। हरावल भाग के नेतृत्व करने वाले हकीम का सूर ने अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय दिया और मुगल सेना को एक बार भागने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, झूठी अफवाह फैलाए जाने के कारण ये मुगल सेना वापस हल्दी घाटी के मैदान में आ टिकती है और एक घमासान युद्ध होता है, और उस समय महाराणा प्रताप अपने घोड़े से मर्दाना हाथी के ऊपर वार करता है, जिसके ऊपर मिर्जा राजा मानसिंह विराजमान था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक अपनी दोनों टांगे मर्दाना हाथी के सूंड पे रखता है और जिस समय महाराणा प्रताप मिर्जा राजा मानसिंह पर आक्रमण करता है, तो दोस्तों वो दृश्य देखने लायक था। उस आक्रमण में मिर्जा राजा मानसिंह हाथी के ओहदे में डूब जाते हैं, इस कारण बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हाथी के सूंड में जो खंजर लगे हुए थे उनसे चेतक का एक पांव कट जाता है। इस कारण चेतक भी 3 टांगों पर हो गया और महाराणा प्रताप को भी मुगल सैनिकों ने घेर लिया। महाराणा प्रताप भी घायल हो गए और महाराणा प्रताप अब सैनिकों के आग्रह पर युद्ध का मैदान छोड़ चले थे और अपना, हम यूं कह सकते हैं कि जो राज मुकुट था वो झाला बीदा को धारण करवाया, और महाराणा प्रताप को उनका वफादार घोड़ा चेतक जो था वो इस हल्दी घाटी के मैदान से बाहर ले गया। लेकिन कुछ मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बनास नदी का बरसाती नाला था लगभग 20 फुट लंबा, उसको चेतक 3 टांगों पर सवार होकर भी कूद गया था। जैसे ही उसको कूदता है और उसके कुछ ही दूरी बाद में दोस्तों एक गांव आता है बलीचा। इस बलीचा नामक गांव में उस चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे, अर्थात बलीचा गांव में चेतक के प्राण पखेरु उड़ गए थे महाराणा प्रताप की गोद में। और दोस्तों, वफादारी की इस मिसाल का जो स्मारक है वो बलीचा गांव राजसमंद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा, जो राजस्थान की प्रमुख छतरियां हैं उसमें देखिएगा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन दोस्तों, यदि आपसे यूं कहा जाए 32 खंभों की छतरी, बताओ कितने खंभों की छतरी? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 32 खंभों की जो छतरियां हैं ये राजस्थान में हम यूं कह सकते हैं कि 3 स्थित है। बताओ 32 खंभों की छतरियां राजस्थान में कुल कितनी है? 3 है। देखिएगा 3 कौन कौन सी छतरियां हैं 32 खंभों की? सबसे पहले आप देखिएगा 32 खंभों की एक छतरी जो है उसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। बताओ 32 खंभों की एक छतरी, उसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो न्याय की छतरी है ये दोस्तों सवाई माधोपुर में एक दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग, उसमें स्थित है। रणथंबोर दुर्ग। और बताओ रणथंबोर दुर्ग कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। अब देखिएगा इसको न्याय की छतरी क्यों कहते हैं और इस छतरी में 32 खंभे क्यों लगे, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है। तो देखिएगा अपने राजस्थान में
एक रियासत हुआ करती थी प्राचीन जमाने में, रणथंभौर, जिस रियासत के संस्थापक गोविंद राज थे। ये भी एक चौहान वंश की रियासत थी। हम सभी जानते हैं अजमेर के चौहान वंश के अंतिम शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था गोविंद राज, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस कारण गोविंद राज को पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने अजमेर से बाहर निकाल दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंद राज को रणथंभौर दिया था और यहीं से रणथंभौर की चौहान शाखा चल पड़ी थी। उसी शाखा में एक शासक बने थे हमीरदेव चौहान। हम सभी जानते हैं, जिनको राजस्थान के इतिहास में हटी हमीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि तिरिया तेल और हमीर हट छड़े ना दूजी बार, अर्थात यदि किसी लड़की का विवाह होता है तो उस पर तेल भी एक बार चढ़ाया जाता है और हमीर हट भी एक ही बार चढ़ता था। तो दोस्तों, हमीरदेव चौहान के पिताजी थे जेत्र सिंह, जो हमीरदेव से पहले रणथंभौर के शासक बने थे। और देखिएगा, उनका जो 32 वर्षों का शासनकाल था वो रणथंभौर के लिए महत्वपूर्ण था। तो हमीरदेव चौहान के पिता जेत्र सिंह का जो 32 वर्षों का शासनकाल था, उसी की स्मृति में इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे यूं कहे कि इस न्याय की छतरी का निर्माण किसने करवाया, जो एक 32 खंभों की छतरी है और ये कहाँ स्थित है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। देखिएगा, इस छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के बत्तीस वर्षों के शासनकाल की याद में, ध्यान रखिएगा, 32 वर्षों के शासनकाल के याद में करवाया था। इसलिए छतरी में खंभे बताओ कितने हैं, 32 खंभे हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। देखिएगा, यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए कि जो रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी है उसमें 32 ही खंभे क्यों है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमीरदेव चौहान के पिताजी थे जेत्र सिंह, देखिएगा उनका शासनकाल 32 वर्षों तक था, 1250 से 1282, और उसी की स्मृति में इस छतरी का 32 खंभों पर निर्माण करवाया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे न्याय की छतरी क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जब हमीरदेव चौहान अपनी प्रजा को, अपनी जनता को जब न्याय फरमाता था, तो दोस्तों वो इसी छतरी पर बैठकर फरमाता था। इस कारण इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, जो न्याय की छतरियां हैं राजस्थान में, वो इसके अलावा कौन सी है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो छतरी है ये राजस्थान की छतरियों में 19 नंबर पे है। और देखिएगा, जो 20वीं छतरी है दोस्तों, जिसको 32 खंभों की छतरी के नाम से जानते हैं, ये स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी हम यूं कह सकते हैं एक 32 खंभों की छतरी है, जो बताओ कहां पर स्थित है, मांडलगढ़ में स्थित है। और हम यूं कह सकते हैं कि मांडलगढ़ बताओ कहां स्थित है, भीलवाड़ा में। अब देखिएगा, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है, इसका क्या संबंध है दोस्तों? इस 32 खंभों की छतरी को जगन्नाथ कच्छावा की छतरी भी कहा जाता है। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, ध्यान रखिएगा, ये जो 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, इसे 32 खंभों की छतरी और जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहा जाता है। अब देखिएगा, जगन्नाथ कच्छावा कौन था दोस्तों? मिर्जा राजा मान सिंह के चाचा थे जगन्नाथ कच्छावा। और अकबर ने जब महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए जो सैनिक अभियान भेजे थे, उसमें अंतिम सैनिक अभियान लाने वाले यही थे, जगन्नाथ कच्छावा, जो दिसंबर 1584 में महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम सैनिक अभियान लेकर आते हैं। और जब ये वापस असफल होकर लौटते हैं तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी मृत्यु हो जाती है, जगन्नाथ कच्छावा की। और वहीं से इनकी जो छतरी है उसका निर्माण मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो गया। और इनकी छतरी में भी बताओ कितने खंभे हैं? 32 खंभे हैं।
इसके अलावा देखिएगा 21 नंबर पे जो छतरी है 32 खंभों की, वो है रानी सूर्य कुंवरी की छतरी। रानी सूर्य कुंवरी की छतरी। देखिएगा रानी सूर्य कुंवरी की छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? रानी सूर्य कुंवरी की छतरी स्थित है मंडोर में। और बताओ मंडोर कहां स्थित है? जोधपुर में। ये एक भाटी वंश की एक रानी थी सूर्य कुंवरी, जिनका पति का देहांत यही हो गया था और ये इनके साथ सती हो गई थी, ध्यान रखिएगा। इस कारण इसको रानी सूर्य कुंवरी की छतरी कहते हैं और वो कहां स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 32 खंभों की छतरियां बताओ कितनी हो गई? राजस्थान में 32 खंभों की छतरियां टोटल 3 है। देखिएगा सबसे पहले न्याय की छतरी जो रणथंभौर दुर्ग में है, इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में करवाया था। और हमीरदेव चौहान इस छतरी के ऊपर बैठकर अपनी प्रजा को न्याय फरमाता था, इस कारण इसे न्याय की छतरी कहते हैं। और एक 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जिसका निर्माण हम यूं कह सकते हैं जो जगन्नाथ कच्छावा की स्मृति में बनी है। और एक रानी सूर्य कुंवरी की छतरी है जो मंडोर जोधपुर में है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा राजस्थान की प्रमुख छतरियों में देखिएगा एक छतरी है अधूरा स्वप्न की छतरी। अधूरा स्वप्न की छतरी। देखिएगा इसके नाम से स्पष्ट होता है कि कोई सपना था और वो सपना क्या रह गया था? अधूरा रह गया था। देखिएगा किसका सपना था और वो क्यों अधूरा रह गया था, इसी के बारे में हम जानेंगे। देखिएगा अधूरा स्वप्न की छतरी कहां स्थित है? राजस्थान में। दोस्तों अधूरा स्वप्न की छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग। और बताओ रणथंभौर दुर्ग कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में ये अधूरा स्वप्न की छतरी है। इस छतरी का जो निर्माण है ध्यान रखिएगा वो महाराणा सांगा की पत्नी हाडी रानी कर्मावती ने करवाया था। देखिएगा अधूरा स्वप्न की छतरी जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सांगा की पत्नी हाडी रानी कर्मावती ने। निर्माण है हाडी रानी कर्मावती। और बताओ हाडी रानी कर्मावती किसकी पत्नी थी? महाराणा सांगा की पत्नी थी। हम यूं कह सकते हैं वाइफ ऑफ महाराणा सांगा, जो बूंदी की रहने वाली थी और हाड़ा वंश की थी, इसलिए इसको राजस्थान के इतिहास में हाडी रानी के नाम से जानते हैं, हाडी रानी कर्मावती। इसके अलावा देखिएगा राजस्थान की इन्हीं छतरियों में एक महत्वपूर्ण छतरी है और वो है दोस्तों महाराणा सांगा की छतरी। महाराणा सांगा की छतरी। देखिएगा महाराणा सांगा की छतरी कहां स्थित है? दोस्तों महाराणा सांगा की जो छतरी है वो स्थित है मांडलगढ़ में। महाराणा सांगा की छतरी बताओ कहां स्थित है? मांडलगढ़ में स्थित है। और बताओ मांडलगढ़ कहां स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। अब देखिएगा महाराणा सांगा की छतरी किस प्रकार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आई थी। देखिएगा हम सभी जानते हैं कि महाराणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच में दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध था। और देखिएगा खानवा का जो युद्ध है वो दोस्तों 17 मार्च 1527 के दिन लड़ा गया था। और ध्यान रखिएगा जो खानवा नामक जगह है, देखिएगा ये खानवा नामक स्थल जो है वो भरतपुर जिले की एक तहसील है और उस तहसील का नाम बताओ क्या? रूपवास तहसील। रूपवास तहसील। और रूपवास तहसील कहां स्थित है? भरतपुर में स्थित है। लेकिन इस युद्ध में महाराणा सांगा बाबर की तोपों के सामने टिक नहीं पाता है और उसकी हार हो जाती है। उसके बाद में
महाराणा सांगा भी घायल हो जाते हैं और महाराणा सांगा को इस खांडवा के मैदान से बाहर लेकर जाता है मालदेव। और दोस्तों महाराणा सांगा का इलाज होता है बसवा में। बसवा बताओ कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। इसको याद इस प्रकार करना है कि महाराणा सांगा जब इस खांडवा के युद्ध में घायल हो गया था तो वो बस में बैठकर गया था और 200 रुपए का टिकट लिया था। बसवा दौसा। यहां से जब सांगा को होश आता है तो वो वापस खांडवा के मैदान में जाने की योजना बनाता है, लेकिन वो अपने सैनिकों के कहने पर और मालदेव के कहने पर अपनी प्रिय रानी हाड़ी रानी कर्मावती से मिलने रणथंभौर दुर्ग चला जाता है, सवाई माधोपुर। लेकिन दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में सांगा ने कसम खाई थी, जब तक मैं बाबर को नहीं हरा दूंगा मैं मेवाड़ी पगड़ी भी धारण नहीं करूंगा और उसके साथ में चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा। और बाबर अगला आक्रमण करने वाला था चंदेरी एमपी मेदिनी राय पर। और देखिएगा अब सांगा अपनी सेना को लेकर राजस्थान के बाहर बाहर से निकल रहा था, लेकिन दोस्तों जो सैनिक थे वो महाराणा सांगा को मना करते हैं कि हम बाबर की तोपों को झेल नहीं पाएंगे और हम फिर सैनिक डरे हुए हैं और हमारी पुण्य हार होगी। लेकिन सांगा यहां पर जिद्दी करता है। इस कारण दोस्तों एमपी में एक जगह प्रति एक कालपी बताओ कालपी कहाँ है? एमपी में है। और इस कालपी के पास में एक प्रॉपर गांव है जिसका नाम है इरिचपुर। इस इरिचपुर नामक गांव में महाराणा सांगा को सैनिक जहर दे देते हैं। इस कारण सांगा का देहांत हो गया कालपी में। लेकिन कालपी भीलवाड़ा के पास में है मांडलगढ़, और सैनिकों ने महाराणा सांगा की जो पार्थिव शरीर था उसको कालपी एमपी से लाते हैं और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लाकर इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस प्रकार इनकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, सांगा की छतरी। और ध्यान रखिएगा महाराणा सांगा की छतरी में जो खंबे हैं उनकी संख्या दोस्तों 16। बताओ सांगा की छतरी में खंबे कितने हैं? 16 खंबे। इसी प्रकार दोस्तों और भी हम राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।